जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स चल रहा था और साथ ही साथ मैं कंपटीशन वाली मैथ भी कंटिन्यू कर रहा था। तो आज आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। आपका 6 चैप्टर इससे पहले हो चुका है, 7 चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। हम जानेंगे कॉस्ट क्या होती है, यानी लागत क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट it refers to the expenditure incurred by a firm on the purchase or hiring inputs in order to produce a commodity। लागत को समझिए, कॉस्ट को समझिए। कॉस्ट क्या है भाई? जो भी एक फर्म क्या करती है, परचेज करती है या हायरिंग करती है उन इनपुट्स को जिससे क्या हो सके, कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। अगर आप इस डस्टर को बनाने में जो भी कॉस्टिंग, जो भी पैसा लगाएंगे, जो भी आप इसमें बनना है, जैसे ये चीज आपका क्या है, इसमें आपका ये जो भी साफ करने वाला कपड़ा, इसको अलग खरीदा, ये प्लास्टिक है, और जो भी चीजें इसमें लगेंगी फेविकॉल से चिपकेगा, तो जो इसमें लग रहा है, जो आपने खरीद के इसमें इन्वेस्ट किया है, उसी को क्या कहेंगे? कॉस्ट, क्योंकि ये लागत है आपकी। ठीक है, हिंदी में समझ में आ रहा है, लागत और कॉस्ट। लागत जिसपे जो चीज, किसी चीज को बनाने पर जो हम खर्च कर रहे हैं उसी को हम लागत कहते हैं, यानी कि कॉस्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कॉस्ट होती क्या। हम एक फर्म क्या करे, उन इनपुट्स को परचेज करने में, हायरिंग करने में अपनी मनी इनकम स्पेंड करे, जिससे वो क्या कर सके, एक कमोडिटी को उत्पादन कर सके या प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। दो तरीके की कॉस्ट है। अब देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? द परचेज ऑफ ऑल द इनपुट फ्रॉम द मार्केट। अब भाई इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में ऐसा होता है कि भाई जितने भी इनपुट्स हैं वो सब कहां से खरीदे जाए? मार्केट से खरीदे जाए, यानी कि बाजार से खरीदे जाए। और यहीं पे इम्प्लिसिट कॉस्ट में देखेंगे द यूज ऑफ सेल्फ ओन इनपुट। फॉर एग्जांपल समझते हैं, देखिए वेजेस पेड टू द वर्कर। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हो, उसमें भाई वेजेस लगेंगे, आप लेबर्स लेके आएंगे, वर्कर्स लगेंगे, उनको आप क्या करेंगे? वेजेस देंगे ना, उनको आप पेमेंट देंगे, उनकी मजदूरी देंगे। तो आप वो वेजेस कहां से लेके आ रहे हैं? वो आप वर्कर्स कहां से खरीद के ला रहे हैं? मार्केट से तो खरीद के ला रहे हैं। तो भाई जो भी चीज, यहां पर बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं कि भाई आप कोई भी रॉ मटेरियल बाहर से जब खरीद के ला रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। आप बिल्डिंग लैंड किसी बाहर से खरीद रहे हैं, आपने रेंट पर लेके रखी है, तो मार्केट में तो जाके खरीद के रखी है, तो मार्केट में आपने किसी से रेंट पे लिया और उसके लिए आपको पे करना पड़ जा रहा है, तो वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है भाई? जो आपके पास ओन हो, पहले से हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा भाई ये जो फोन है मेरा है, मेरा खुद का है, मैं पढ़ा भी खुद रहा हूं, मुझे इसकी किसी को पेमेंट नहीं देनी पड़ी। ये बोर्ड, ये मार्कर, ये सब मेरा है। तो इसमें मुझे क्या है, सब कुछ मेरा है और मुझे इसमें किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि भाई चलो मैं एक कैमरा हायर करके लाया, फिर ये एक फोन हायर करके लाया, ये बोर्ड हायर करके लाया। हाँ, ये मैंने खुद बनवाया है, तो उसमें जो कॉस्ट आई होगी बोर्ड को बनवाने में, वो क्या है भाई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। वो मैंने फोन खरीदा है, फोन भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन अब क्या हो गया, ये अब मेरा ओन हो गया है। अब इसके बाद जितनी भी वीडियोस बन रही है वो मेरे खुद के सेल्फ ओन इनपुट से बन रही है, क्योंकि ये इनपुट अब मेरे हो गए, अब इस पर मुझे किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, एस्टिमेट सैलरी ऑफ द ओनर फ्रॉम वर्किंग एज अ मैनेजर। अब यहां पर मेरा एग्जांपल बहुत अच्छा लिया जा सकता है कि भाई देखिए YouTube चैनल भी मेरा है, ठीक है, और मैं पढ़ा भी मैं रहा हूं। तो ये जो सैलरी, अब अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, आई थिंक अगर ग्रो कर जाऊं तो अगर YouTube मुझे कोई इनकम देता है तो वो क्या होगा? वो मेरी खुद की होगी, क्योंकि मैं ही टीचर हूं और मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो मैं एज अ टीचर यहाँ पे काम कर रहा हूं। ऐसे देखा जाए एक फर्म में क्या होता है कि अगर कोई एक अपनी फर्म खोला है तो उसकी जो भी सैलरी है, वो जो वर्किंग कर रही है एज अ मैनेजर, वो क्या है भाई? उसकी है, खुद की है, उसे किसी को देनी नहीं पड़ रही है। तो यही होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। फिक्स कॉस्ट समझिए, वेरिएबल कॉस्ट समझिए, क्योंकि इसका इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है। आप इससे पहले भी फिक्स एसेट्स और फिक्स वेरिएबल एसेट्स समझ चुके हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? आर दोस कॉस्ट रिलेट टू द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर। जहां पर भी हम फिक्स फैक्टर, आप जानते हैं, जो पूरी तरह फिक्स हो, जैसे लैंड, प्लांट, मशीनरी, ये सब फिक्स है। इनको भाई शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंज नहीं किया जा सकता है, इससे पहले भी मैंने समझाया। तो जो भी आप कॉस्ट खर्चा करेंगे फिक्स फैक्टर को खरीदने में, उसे हम फिक्स कॉस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर
ऑन मशीन एंड प्लांट, प्लांट और मशीनरी को जो भी आप खरीदने में पैसा खर्चा करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट आर विच आर रिलेट टू यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मैंने पहले भी क्लियर किया आपको, वेरिएबल एसेट्स में बताया है। वेरिएबल एसेट्स वो होता है जिनको हम शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंज कर सके, लाइक रॉ मटेरियल। आपने कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाया और आपको ठीक नहीं लगा भाई, आपको ठीक नहीं लगा, आपने बोला भाई आप थर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें देते हैं, ये जो कच्चा माल आप दे रहे हैं इससे मैं मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रहा हूँ बेकार हो रही है मुझे, आपने क्या किया फटाक से बोला भाई अच्छा रॉ मटेरियल देंगे, ये खराब देते हैं हमें, ठीक है। या फिर आपने कोई लेबर ला के लगाया, वो ढंग से काम नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा था, आपने तुरंत क्या किया, हटा दिया, उसकी जगह दूसरा लेबर ले आया। तो यहीं पर देखिए एग्जांपल लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आपको भाई जिसको आप चेंज कर सके, शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंज कर सके और उस पे जो पैसा खर्चा हो रहा है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। आई थिंक आपको कॉस्ट समझ में आ गया होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझ में आ गया होगा, फैक्टर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन क्या होता है। हमें कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन में पढ़ना है टीसी, टीसी यानी मतलब टोटल कॉस्ट। भाई क्या है ये, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़िए, टीएफसी तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको आप क्या कह देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, इतनी बात क्लियर। टीवीसी तो टीवीसी यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना आपको आप समझ में आ गया होगी। ऐसे ही होता है एसी, इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या कहते हैं भाई, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब यहीं पे एफ लग जा रहा है, एएफसी तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बन गया ये, ठीक है। और एवीसी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन गया, ठीक। और ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। तो इतने कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको टीसी पढ़ना है, टीएफसी पढ़ना है, टीवीसी पढ़ना है, एसी पढ़ना है, एएफसी पढ़ना है, एबीसी पढ़ना है और एमसी पढ़ना है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बिहेवियर ऑफ टीएफसी, टीवीसी और टीसी के बिहेवियर के बारे में पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। तो आप जानिए, सबसे पहले हम जानते हैं टीएफसी। अब देखिए टीएफसी के बारे में बात कर ले। टीएफसी क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो यहां पर हमेशा टीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी माइनस टीवीसी। आपको टीएफसी फाइंड करना है तो टीसी से टीवीसी को माइनस कर देंगे, आपको टीएफसी मिल जाएगा। यहां पर ओनली फिक्स फैक्टर आर हायरिंग और परचेज। यहां पर क्या होता है, जब भी हम टीएफसी में क्या करते हैं, हम हमेशा उन फैक्टर को परचेज या हायर करेंगे जो फिक्स्ड हो, ठीक है। फिक्स फैक्टर मैंने क्लियर कर दिया कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, जो आपने एक बार जब खरीदा, आपने मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल शेड्यूल में समझा गया 10, तो 10 है, तो आप जब एक बार जब फर्म शुरू करेंगे तो आप फिक्स फैक्टर के साथ एक ही बार तो लगाएंगे उसको, और जब वो पूरी तरह फिक्स रहेगा, आपने एक मशीन लगा दिया, वो पूरे प्रोडक्शन में वो फिक्स रहेगी ही रहेगी। इतना आसानी नहीं है कि आप तुरंत तुरंत उसको चेंज कर दें। तो भाई 10 10 10 10 ये क्या है, फिक्स्ड है। तो ये आपकी टीएफसी कर्व हो गई, ये क्या हो गई, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई। ये देखिए आपका शेड्यूल, इसीलिए मैंने एक ही डायग्राम और शेड्यूल में आपको टीएफसी, टीवीसी और टीसी समझाने का कोशिश किया। तो टीएफसी कॉस्ट हमेशा क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है, एक सीधी रेखा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीवीसी के बारे में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप देखेंगे 0 10 18 24 28 और 32 आपका चल रहा है। तो आपका भाई टीवीसी के देखिए 0 से 10 फिर 24 10 18 24 ऐसे आपका क्या कर रहा है भाई, ये कंटिन्यू कर रहा है। तो आपकी टीवीसी कहता है कि आपको टीवीसी फाइंड करना, टीसी में टीएफसी माइनस कर देगा, आपको टीवीसी मिल जाएगा। और टीवीसी में क्या होता है, हमेशा आप क्या करेंगे, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर परचेज। जो भी आप वेरिएबल फैक्टर को इसमें केवल परचेज किया जाता है टीवीसी में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तो आप ये कर्व देख सकते हैं, ये कैसी कर्व है, ये टीवीसी कर्व है। अब आते हैं, बात करते हैं टीसी की। टीसी आप देख रहे हैं टोटल है 10 20 चल रहा है आपका ऐसे कंटिन्यू। तो आप यहां देखेंगे 10 20 28 34 और ऐसे 42 ऐसे 38 कंटिन्यू करेगा। तो टीसी क्या होता है, ये क्या होता है, जब जहां पर हम टीएफसी और टीवीसी को प्लस कर दे, दोनों को जोड़ दे, वो टीसी बन जाता है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा द सम टोटल ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी इज कॉल्ड टीसी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बिहेवियर आपको समझ में आ गया होगा, टीसी के, टीएफसी के, टीवीसी के बिहेवियर समझ में आ गए, कर्व समझ में आ गया। यहां पर एक आपको बात याद रखनी है कि टीएफसी हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे ये देखिए, ये फिक्स्ड है, ये भाई अपनी चल रही है। तो आई थिंक आपको इसका बिहेवियर समझ में आ गया। हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है।
इससे पहले अभी हमने देख लिया टीवीसी, टीएफसी और टीसी को। चलिए अब हम जानते हैं एएफसी को जानते हैं। एएफसी क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आप पर यूनिट ऑफ आउटपुट निकालेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर आप टीएफसी में से डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी है उसको आप डिवाइड कर देंगे, आपको क्या फाइंड मिल जाएगा? टीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि आपका यूनिट ऑफ आउटपुट ये है, टीएफसी है। आप डिवाइड, आप जब 1 से 10 को डिवाइड 10 मिलेगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, तो डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 3 को, आपने यहाँ पे 3 रखा और ये 10 आपने डिवाइड कर दिया तो 3.3 आपका मिल गया। तो ऐसे ही आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपको एएफसी मिल जाएगा। अब यहाँ पर शेड्यूल में आपने देख लिया, यहाँ पर डायग्राम में समझिएगा, ये क्या भाई 10 से शुरू होता है फिर 5 होते हुए ऐसे करके ये कर्व कैसी बनती है? एएफसी की कर्व बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, एएफसी की कर्व कैसी बनती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतनी बात आपको क्लियर होगी। आई थिंक आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आप टीवीसी में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से उसकी क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहां पर भाई डिवाइड ही किया गया है, 1 को 10 से करेंगे 10 मिलेगा, 2 को 18 से करेंगे तो 9 मिलेगा। ऐसे आप डिवाइड करते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे 3 को मैंने 13 रखा, ये 3 रखा, डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल गया? 10 मिल गया। तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलती जा रही है। यही चीज मैंने शेड्यूल में दिखाई है कि ये कर्व भाई क्या है, पहले ऐसे शुरू होती है 10, 9, फिर इधर आती है 10 पे आती, फिर क्या करती है 12, फिर से क्या बने, पहले घटती है फिर ये बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये आप देखने के लिए पाएंगे। तो ऐसे ही आपकी ये कर्व एबीसी कर्व कैसे बनती है? कुछ इस तरह बनती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एवरेज कॉस्ट क्या होता है। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम कर दे, उसी को हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला भी है भाई, आपको एसी निकालना है तो एएफसी प्लस एबीसी कर देंगे तो आपको एसी मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर होती है। एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक ये आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आखिरी देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। Marginal cost is the change in total cost when an additional unit of output is produced. जब भी हमें क्या करना हो, एक एडिशनल यूनिट को क्या करना हो, प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, तो हम जो भी टोटल कॉस्ट में चेंज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पर शेड्यूल में समझिएगा, आपको एक आउटपुट दिया है, टीएफसी दिया, टीवीसी दिया, टीसी दिया और एमसी दिया। तो भाई आप क्या करेंगे? आपको पहले भी मैंने बताया, अगर आप टीएफसी और टीवीसी को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीएफसी दिया है, टीवीसी दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये टीसी मिल गया है। अब आपको यहाँ पर निकालना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? चेंज इन टीसी। भाई यहां से यहां तक में कितना चेंज हुआ है? 10 का चेंज हुआ है भाई, 10, और आउटपुट में कितने का चेंज हुआ? 1 का। हर आउटपुट में देखिए एक ही का चेंज है भाई, 1 के बाद 2 तो 1 का चेंज, 2 के बाद 3 तो 1 का ही चेंज हो रहा है। तो आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10, तो आपका मार्जिनल निकल गया। ऐसे ही आप देखेंगे इसके बीच में कितने का चेंज है? 8 का, तो 8, और भाई इसमें कितने का चेंज है? 1, तो आपका क्या निकल गया? 8 निकल गया। ऐसे कितने का चेंज है? 6 का, और यहां पर चेंज कितने का? 1 ही का, तो 1, तो आपका एमसी कितना निकला? 6 निकल के आ रहा है। ऐसे ही आपका निकलता जाएगा। आई थिंक आपको मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना आ गया। आपको क्या करना है? चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है क्या होते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट में। ठीक है, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल आ जाएगा। यही आपका डायग्राम भी है, मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम लाइक अ हॉकी स्टिक बनता है। कैसा बनता है? हॉकी स्टिक की तरह थोड़ा सा बनता है। तो आप कह सकते हैं नाइक का जो सिंबल होता है, जो नाइस कंपनीज के शूज आते हैं उसका सिंबल होता है, लगभग वैसे ही होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका इस चैप्टर में मैंने आपको टीवीसी, टीएफसी, टीसी, एसी, एवीसी और एसी और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा दिया है।
ठीक है। अब आपका क्या बच जाता है, आपका रिलेशन बच जाते हैं, आपका टीसी से एमसी से रिलेशन, एएफसी से एबीसी का रिलेशन, जो भी रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप एग्जाम से पूछता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल है और फॉर्मूला है, मैं ऐसा करूंगा आपको एक साइड पूरा फॉर्मूला लिखवा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा पहले और फॉर्मूले को समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। कुछ आपके बुक से ही न्यूमेरिकल्स लेकर मैं आपको 2-3 तरीके के न्यूमेरिकल करा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगा। और बाकी आप प्रैक्टिस अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करके कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।